इस वीडियो के थ्रू हम टैक्सेशन कवर कर रहे हैं। टैक्सेशन में हम कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स का कोर्स, और उसमें हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील कर लिया है। इस वीडियो में अब हम एक ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। सेक्शन 24 सब क्लॉज बी में, ठीक है, ये अलाउड होता है डिडक्शन इसका। ठीक है, तो देखते हैं, जो अब भाई इंटरेस्ट है और पैसे आपने बोरो किए उसी वजह से मिल रहा है, तो पर्पस क्या होना चाहिए लोन का? सबसे पहले पर्पस ऑफ लोन, ठीक है। तो लोन जो बोरो किया है या किसी ने लोन जो लिया है, उसका पर्पस होना चाहिए एक्विजिशन, यानी प्रॉपर्टी को खरीदना, या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं आप, ठीक है, या रिपेयर करा रहे हैं आप, ठीक है, या रेन्यूअल्स करा रहे हैं, ठीक है, या रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ठीक है, या आप रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ये आपका पर्पस होना चाहिए लोन लेने का। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया क्या है? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस यानी इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है, ठीक है, इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो भले आपने पे किया हो या नहीं किया हो, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में आपने पे किया हो या नहीं किया हो, आपका ड्यू हो गया है तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद एक क्राइटेरिया है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो लेना चाहिए, ठीक है, एसएससी को सर्टिफिकेशन देनी होगी, ठीक है, जिसके लिए जितना अमाउंट उन्होंने बोरो किया है और उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना बोरो किया है वो दिखना चाहिए, इंटरेस्ट कितना अमाउंट है वो दिखना चाहिए, मतलब एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगी, अगर ऊपर वो चीज़ें हो गई हैं, अगर कोई फ्रेश लोन ले रहे हैं, ठीक है, कोई फ्रेश लोन ले रहे हैं एग्जिस्टिंग लोन को पे करने के लिए, आपके पास एक एग्जिस्ट लोन था, उसकी ड्यू डेट आपने नहीं पे किया, आपने दूसरी जगह से फ्रेश लोन ले लिया, ठीक है, सो इंटरेस्ट जो फ्रेश लोन पे है, ठीक है, वो भी इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन, न्यू लोन पे, उसका भी डिडक्शन जो है वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, पुराने लोन को पे करने के लिए आपने कोई नया लोन ले लिया है और उस नए लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कुछ नहीं, यानी कि ये पहले पीरियड के इंटरेस्ट है, और इसका टेक्निकल इनकम टैक्स ने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो इंटरेस्ट इंक्लूड्स प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, ठीक है, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, और वो अलाउड है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन अलाउड है। कमेंस यानी स्टार्ट कब से होगा? जिस ईयर में प्रॉपर्टी या तो आपने एक्वायर की हो, ठीक है, यानी परचेज की हो, या आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, उस पीरियड से आपका जो है ये डिडक्शन अलाउड होता है। ठीक है, जिस ईयर में आपने या तो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की हो या कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक बेसिक पॉइंट ये बताऊंगी कि डेट ऑफ कंप्लीशन वैसे रिलेवेंट नहीं है, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डेट ऑफ कंप्लीशन रिलेवेंट नहीं है। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अलाउड इन द सेम प्रीवियस ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, सेम प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द कंप्लीशन, कोई भी डेट ऑफ द कंप्लीशन उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं डिडक्शंस और इंटरेस्ट का। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है आपकी, यानी एग्जैक्ट लोन अमाउंट, और दूसरी आपकी होती है, सॉरी, इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट होती है, ठीक, ठीक है। लोन अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन से ले रहे हैं जो अंडर सेक्शन 80C में मेंशन है, ठीक है, उसको जब हम डिडक्शंस कवर करेंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। लोन अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन से ले रहे हैं जो 80C में कवर है, ठीक है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में, ठीक है। और अगर किसी एनी पर्सन से ले रहे हैं, अदर पर्सन से ले रहे हैं अदर देन आपका ये स्पेसिफाइड पर्सन, तो क्या होगा, 80C में उसका डिडक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट अगर किसी से भी लोन लिया हो और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अंडर सेक्शन 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। इंटरेस्ट अगर लोन आपने किसी से भी लिया होगा तो उस लोन पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 24B जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो आई होप ये ब्रीफ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी आपके पास कि लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, क्या अक्रूवल बेसिस पे होगा, सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फ्रेश लोन लेने के लिए अगर न्यू लोन ले रहे हैं, ओल्ड लोन को पे करने के लिए फ्रेश लोन ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे डिडक्शन अलाउड है। प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट का जो आईटी का क्लियरेंस है डिडक्शन का, वो मैंने बता दिया है कैसे जनरली स्टार्ट होगा इसका कैलकुलेशन। कि पहले आप ये जो डेट ऑफ बोरो है, डेट ऑफ बोरोइंग, आपने जिस डेट को लोन बोरो लिया, ठीक है, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कि किस डेट को आपने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है, ठीक है, ये दोनों डेट देख लो, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर फाइंड कर लो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर फाइंड कर लोगे अगर, तो ये दोनों के बीच का जो डेट होगा, ठीक है, वो प्रायर पीरियड माना जाएगा, ठीक है। ये दोनों बीच के जो डेट होगा वो प्रायर पीरियड माना जाएगा, ठीक है। और प्रायर पीरियड का इंटू जो पीरियड है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूमेरिकल में हम इसको डिटेल में डिस्क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट के अंदर। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ी सी कुछ एस्पिरेंट्स को ऑड लग रही होंगी कुछ एस्पिरेंट्स को रिलेवेंस नहीं लग रहा होगा, कुछ को अभी समझ भी नहीं हो रहा होगा कि ये चैप्टर कहाँ जा रहा है। डोंट वरी, अब ये लास्ट है वीडियो है, इसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल फेज पे जाएंगे और हर का पहले डिटेल डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर डिटेल डिस्कशन के बाद हर पैटर्न यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, डीम टू बी लेट आउट है, पार्शली लेट आउट है, पार्शली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हर पे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे ताकि आपके ब्रेन में सेट हो जाए, फिर तुरंत न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। सो वरी नहीं होंगे, थोड़ा सा ये चैप्टर ट्विस्ट एंड टर्न वाला है तो कुछ वर्ड्स आपके ब्रेन में डालने थे, इसलिए अभी तक के वो वीडियोस हैं। कुछ टर्म्स जो आपको बुक से पढ़ने हैं, ठीक है, सो प्लीज़ मैं उसको नोट करा दे रही हूँ, उन वर्ड्स को उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आप बुक से रीड कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ ये टर्म्स को, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आप इन टर्म्स को बुक से रीड कर लेंगे। कौन कौन से वो टर्म्स हैं, पहला आपको देखना होगा कंपोजिट रेंट, ठीक है। कंपोजिट रेंट के बारे में आपको बुक से रेड कर लेना है। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ ना और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, लाइक आपने फर्नीचर दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, लिफ्ट की सर्विस दे दी, सिक्योरिटी सर्विस दे दी, तो कंपोजिट रेंट मिलता है, ठीक है, लमसम रेंट मिलता है। तो बस अगर रेंट अलग हो पाएगा, सेपरेबल होगा, तो हाउस का रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा, और बाकी जो दूसरी चीज़ें होंगी उसका या तो आपका पीजीबीपी होगा या अदर सोर्सेज होगा। वैसे ही अगर सेपरेट नहीं हो पाता है तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। इस कंपोजिट ट्रेंड के बारे में आप पढ़ लेंगे, मैंने वैसे एक तरीके से तो पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको, लेकिन आप एक बार इसको रीड कर लेंगे जो भी आप बुक को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट रेंट, ठीक है। दूसरी आप इनकम टैक्स की खुद की डिफिनीशन दी हुई है ओनर की, वो रीड कर लेंगे, ठीक है। डीम्ड ओनर की दी हुई है, ठीक है, ये भी रीड कर लेंगे, ठीक है। ओनर की डिफिनीशन एंड डीम्ड ओनर की डिफिनीशन को आप रीड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको फोर्थ जो रीड करना है, कंपोजिट रेंट हो गया, ओनर हो गया, डीम्ड ओनर हो गया, और एक लास्ट चीज़ है को ओनरशिप, जहाँ पे दो लोगों की ओनरशिप होगी, सेक्शन 26, इसको भी रीड कर लेंगे प्लीज़,
ठीक है, और एक है आपका प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप प्लीज रिकॉल कर लेंगे चैप्टर को, तो वही है ये 5th पॉइंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होगा इंडिया में, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है तो अगर रेंट फर्स्ट रिसीव्ड होगा इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा इंडिया में, अगर रेंट फर्स्ट रिसीव्ड नहीं हो रहा है इंडिया में तो नहीं होगा। तो रेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में तो टैक्सेबल होना ही है इंडिया में, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के केस में अगर फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया में है तो टैक्सेबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये ऑलरेडी कवर कराया है उसमें, लेकिन आप इसको यहाँ पे फिर से रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो है सारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स बचेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका अनरियलाइज्ड रेंट और पोर्शन लेट आउट एंड पार्शियल लेट आउट, ठीक है, अरियर ऑफ द रेंट, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक 6th जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको रीड करना है, अनरियलाइज्ड रेंट की अनरियलाइज्ड रेंट रूल 4, इसकी कंडीशंस को रीड कर लेंगे, कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन 6 टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई टॉपिक में समझने में डिफिकल्ट वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे कि मैम ये टॉपिक आपने दिया था टू स्टडी, ठीक है, टर्म्स टू स्टडी, लेकिन इसमें ये डाउट है, ठीक है, तो आप इसके लिए हमको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो कैलकुलेटर होना चाहिए, यस न्यूमेरिकल पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर, वरीड नहीं होंगे। नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में हम इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड एट एंड ऑफ द चैप्टर यू फाइंड योरसेल्फ ऑन द सेफ जोन, ऑन अ कॉन्फिडेंट जोन। इतना ज़्यादा कमांड हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी में तो स्टूडेंट ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता है, ठीक है। सो वर्क हार्ड एंड कीप रिवाइजिंग, टेक केयर।